हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे ही होंगे। इस लॉकडाउन में आप लोग अपने घर पे ही रहें, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर पे ही रहें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, कोई इम्पोर्टेंट काम है, तभी आप अपने घर से बाहर निकलिए। चलिए, हम लोगों का टॉपिक है आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक भैया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण। ठीक, चलिए मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 आपको दिखा होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक चर ये है और दूसरा चर ये है। यहाँ पे दो चर राशियां हैं, दो चर राशियां हैं भैया। पहली है आपकी x और दूसरी है y, ठीक है। एक x है और दूसरी y है। आपकी दो चर राशियां हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। रैखिक नाम इसलिए दिया जा रहा है कि जो दो चर होंगे उनकी अधिकतम घात एक होगी, ठीक है। एक से अधिक घात उनकी नहीं हो सकती, उनकी अधिकतम घात जो होगी आपकी वो एक होगी, इसीलिए कहा जा रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम लोग लिखते हैं 2x² प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो आप हमको बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप x की घात देखते हैं, x की घात देखते हैं तो कितनी है? 2 है, ठीक है। जो आपकी x की घात है वो कितनी है? 2 है। और हमारी शर्त क्या है कि x की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, ना कि 2, ठीक है। इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक भैया। और ये आपका रैखिक समीकरण नहीं है, और ये आपका रैखिक समीकरण है, ठीक। एक और उदाहरण लेते हैं, 5x प्लस 10y² इज इक्वल टू 20, ठीक। समीकरण आपको दिखा होगा 5x प्लस 10y² इज इक्वल टू 20। अब इसमें आप हमको बताइए ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो हमारा चर y है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। होनी कितनी चाहिए थी? शर्त क्या कह रही थी? अधिकतम घात 1 होनी चाहिए थी, ठीक है। अधिकतम घात 1 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी अधिकतम घात कितनी है भैया? 2 है। इसलिए एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। समझ पाए भैया? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं इनके युग्म कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए भैया, चलिए योद्धाओं हम लोग देख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे कि आपको युग्म शब्द से ही पता चल रहा होगा, युग्म का मतलब क्या हुआ? जोड़ा, ठीक भैया। यहां पे आपके दो समीकरण दिए जाएंगे जो कि आपके दो चर वाले होंगे और रैखिक समीकरण होंगे। दो समीकरण दिए जाएंगे जिनको आपको हल करना होगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक समीकरण है हमारा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है। यह हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि जो x होता है इसका गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, और जो आपका अचर पद है वो c1 है। अचर पद क्या है भैया? c1 है। जो आपका अचर पद है वो c1 है। ऐसे ही x का गुणांक जो है आपका वो a2 है, यहाँ पे y का गुणांक आपका क्या है? b2 है, और यहाँ पे अचर पद कितना है भैया? c2 है, ठीक है। अचर पद आपका कितना है? c2 है। ये आप समझ रहे होंगे। तो आपका जो शर्त कह रही है, शर्त आपकी कह रही है कि ये दो चर वाले होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं, उनका युग्म। तो आप देखिए एक और दो, दो समीकरण आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं?
एक ये दिख रहा है और दूसरा ये दिख रहा है, तो ये युग्म का निर्माण करते हैं। तो हमको करना क्या होता है, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमें x की और y की। यहाँ पे तो आपके चर पद x हैं और y हैं। मान लीजिए कहीं पे आपके z होते हैं या a होते हैं या b होते हैं या c होते हैं या p q r s में होते हैं, जो भी आपके होंगे उसको आपको ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना रहेगा, जो आपका x रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, और दूसरा जो आपका चर पद होगा y होगा उसकी भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। तो उसके तरीके होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो का आनंद लीजिए। अब हम लोग देखें कि ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 हो गया और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 हो गया। ये हमारे दो समीकरण युग्म हैं। अब इसको हमको हल करना होता है। ठीक, कोई दिक्कत? एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं कि जो दो चर होंगे x और y, दो चर हमको मिल गए। ठीक है, इनकी अधिकतम घात 1 होगी। ठीक है, इनकी अधिकतम घात 1 होगी। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब इनका युग्म होगा, युग्म का मतलब जोड़ा होगा। ठीक है, उन जोड़े से हमको कंपैरिजन करवा करके y की वैल्यू निकालनी रहेगी और x की वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं समीकरण का मतलब ही क्या होता है, जिसमें दो पक्ष हो, एक LHS हो दूसरा RHS हो, दायां पक्ष हो और बायां पक्ष हो, उसमें से दोनों पक्ष की तुलना करा करके हमें किसी ना किसी की वैल्यू हमें निकालनी होती। किसी का बोले तो जो आपका चर राशि होती है, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे a हो, b हो, c हो एंड सो ऑन, इस तरह से जो भी होते हैं उनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक भैया, चलिए अब इसको हम लोग हल सीखने से पहले एक छोटी सी चीज जान लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज जान लेते हैं। चलिए अब देखिए, अगर हम लोगों को चिन्ह परिवर्तित करना होता है, LHS से RHS में किसी चीज को भेजना है या RHS से LHS में किसी भी अंक को या किसी भी चीज को हमको भेजना अंक को भेजना है या चर राशियों को भेजना है, तो उनके अंक जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, उनके चिन्ह बदलते रहते हैं। कहने का मतलब अगर LHS में प्लस है और वो RHS में जाता है तो माइनस हो जाता है, और LHS में माइनस है तो RHS में प्लस हो जाता है, LHS में गुणे है तो RHS में भाग हो जाता है, और LHS में भाग है तो RHS में गुणा हो जाता है। ये चीज आप याद रखते रहिएगा भैया, ये चीज मेरी योद्धाओं याद रखे रहिएगा, ये आपको आगे काम देगा। ठीक है, ये आपको आगे काम देगा जो हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये कि प्लस अगर इधर है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर बोले तो RHS में, इधर बोले तो LHS में। ठीक है, ये आप लोग समझते ही होंगे। चलिए अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब आप देखिए ये हमारे हाथ के कौन किसकी तरफ है, बाईं तरफ है, और ये दाहिनी तरफ है, किसको हम बोल देते हैं LHS, और इधर क्या हो जाता है आपका RHS। ठीक भैया, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? तो जो आपका ये यहाँ पे 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, ये 5x यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यही चीज मैं कह रहा हूं। तो आपका जो प्लस है वो माइनस में हो जाता है, माइनस का प्लस में हो जाता है, गुणे का भाग में हो जाता है और भाग का गुणे में हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े योद्धाओं। ठीक है, चलिए भैया अब हम लोग देख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। ठीक भैया, चलिए इसको हल करने के लिए दो विधियां होती हैं। ठीक भैया, मुख्य रूप से आपकी दो विधियां होती है, वैसे तो तीन होती हैं, तो हम लोग अभी दो देखेंगे। तो दो विधियां आपकी कौन कौन सी होगी, एक प्रतिस्थापन विधि होगी, दूसरी विलोपन विधि होगी, और तीसरी आपकी होती है व्रज गुणनखंड विधि। ठीक है, व्रज गुणन विधि। ठीक भाई, तीन तरह की विधियां होती है आपका, पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा व्रज गुणन। चलिए प्रतिस्थापन, दूसरा भैया विलोपन, और तीसरा क्या भैया वज्र गुणन। ठीक भैया, ये आपकी तीन विधियां होती हैं, जिसमें से अभी हम लोग दो पढ़ेंगे, जिसमें से अभी हम लोग दो पढ़ेंगे। ठीक, दो तीन विधियां आपकी होती है इसको हल करने के लिए। ठीक, अब प्रतिस्थापन के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे किसी ना किसी की वैल्यू को
एक स्थान से दूसरे स्थान पे पुटअप किया जाएगा, रखा जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह आपको पता हो रहा होगा इसके नाम से ही, ठीक भैया। और दूसरी विधि आपकी कहती है विलोपन विधि। विलोपन विधि आपकी क्या कह रही है? विलोपन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वैल्यू को विलोप कर देना, अर्थात उसको गायब कर देना, ठीक है। किसी एक चर पद को गायब कर करके दूसरे वाले चर पद का वैल्यू निकाल लेना, ठीक। अभी हम लोग जब हल करना सीखेंगे तो वहां पे बढ़िया से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, चलिए भैया हम लोग देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करना, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं, ठीक भैया। चलिए जैसे मान लीजिए हमारा पहला सवाल है x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। जो आपका पहला समीकरण दिया गया है ये दिया गया है, और दूसरा समीकरण आपको दिया गया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 मान लेते हैं, ठीक। दो समीकरण आपको दिखा होगा। पहला समीकरण है आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, दूसरा आपका 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 11, ठीक है। दोनों आपको समीकरण दिख रहा होगा। अब इस समीकरण को करना क्या है हमें? इस समीकरण से हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y दोनों की मान निकालना है हमें, ठीक है। अब दोनों का मान निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि विधि हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, तो बहुत एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से सब लोग समझिएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले पहला समीकरण ले लेते हैं, ठीक भैया। पहला समीकरण हमारा क्या कह रहा है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये पहला समीकरण कह रहा था, ठीक। अब इस पहले समीकरण को अगर आप देखिए तो यहाँ पे 3y प्लस में अगर हम इधर इसको भेजते हैं किस में जाएगा? आप कहेंगे सर माइनस में जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3y प्लस में था, इधर गया तो माइनस में गया, ठीक भैया। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y आपको आ गया। अब इसको हम समीकरण 1 मान करके छोड़ देते हैं, ठीक। समीकरण 1 मान करके हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक। अब इसी x की वैल्यू हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक। कैसे करेंगे? इसी x की वैल्यू समीकरण 2 में हम रख देते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक भैया। क्या करने पर? जो आपका x की वैल्यू निकल के आई हुई है 9 माइनस 3y, इसी को हम लोग किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप जानते हैं जहां जहां समीकरण 2 में x होगा वहां पे 9 माइनस 3y हम लोग लिख सकते हैं ना। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं। अब यहां से आप समझिएगा बढ़िया से, यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? 9 माइनस 3y और प्लस यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 11। अब आप अगर देखिए तो पूरे समीकरण में यहाँ पूरे आपको कहीं पे x दिख रहा है नहीं, अब केवल आपको एक ही चर दिख रहा है जो कि y है। तब यहाँ पे हम आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखिए 2 का जब आप अंदर में गुणा करवाते हैं तो 2 9 18, यहाँ पे हो जाता है 18। 2 का 3 में करवाते हैं 2 तिहाई 6, 6y, चूंकि ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस का गुणा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे आगे जो है इसको ऐसे उतार देते हैं, प्लस 5y इज इक्वल टू 11। कोई दिक्कत? यहाँ पे आपका आ गया 18 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 11, इतना आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे 6y है और ये 5y है। अब हम जानते हैं कि प्लस और माइनस को जोड़ लेते हैं, सॉरी प्लस और माइनस को घटा देते हैं, चिन्ह उसका लगाते हैं जिसका मान अधिक होता है। तब आप देखिए 5 में से 6 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, अर्थात y बचेगा। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? आप कहेंगे सर 6 बड़ा है, तो 6 के सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का, इसलिए आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 18 माइनस
y इज इक्वल टू 11। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप में आप देखिए हम 11 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अगर हम 18 को उधर भेजेंगे तो ये इधर प्लस में है। देखिए यहाँ पे जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पे प्लस का चिन्ह होता है, तो इसको जब आप इधर भेजते हैं तो ये माइनस में जाता है, अर्थात ये माइनस वाई इज इक्वल टू भैया क्या हो गया 11 माइनस 18। 11 माइनस 18। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हो गया माइनस वाई। सेम स्टेप जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था, तो 11 में से 18 तो हम घटा नहीं सकते हैं, लेकिन 18 में से 11 घटाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस में आ जाएगा। तो 18 में से आप 11 घटाइए, कितना बचेगा -7। अब आप देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अर्थात आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7। यहाँ पे हम लोगों ने y का मान 7 निकाल लिया। अब आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें भी आप रखना चाहिए उसमें रख सकते हैं, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपको वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, चलिए तो हम लोग रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब आप देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे x और प्लस, अब y जहां है y के स्थान पे हम 7 लिख सकते हैं ना भैया, देखिएगा ध्यान से, जहां पे y है वहां पे 7 लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए 3 और y ये दो एक दूसरे किस चिन्ह में है, गुणे में है, यहाँ पे हम लोग गुणे में लिख देंगे 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ इसका गुणा करवाएंगे आप तो 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 9 हो गया, अर्थात x इक्वल टू आपका कितना हो गया 9 माइनस 21। अब आप देखिए 21 यहाँ पे प्लस में था भैया, इधर गया तो माइनस में गया, इधर प्लस में था इधर गया तो माइनस में गया। अब x इक्वल टू आपका क्या निकल के आ रहा है, अब 21 में से आप 9 घटा दीजिए, ठीक है, आप 21 में से 9 घटा दीजिए तो आपका कितना निकल के आ रहा है भैया 12। तो आपका आंसर कितना हो गया 12। लेकिन आप देखिए यहाँ पे 21 बड़ा है कि 9 बड़ा है, आप कहेंगे सर 21 बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया आपका -12। तो जो आपका बड़ा होगा उसके सामने का चिन्ह आप लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 21 बड़ा था तो 21 के सामने कौन सा चिन्ह था माइनस का, तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। चलिए देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 दिया हुआ था आपका, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 दिया हुआ था आपका। फिर हम लोगों ने जो है पहले समीकरण से x की वैल्यू का मान निकाल लिया, यहाँ पे जो 3y था इधर भेजा गया तो 9 माइनस 3y हो गया। अब जहां पे x है वहां पे हम लोग 9 माइनस 3y रख सकते हैं, तो दूसरा x का मान हम लोगों ने दूसरे समीकरण में रख दिया। यहाँ पे देखिए x था तो यहाँ x के स्थान पे इतना आ गया, 2 पहले से ही था और 5y इक्वल टू 11 आ गया। अब 2 का गुणा आप 9 में करवाएंगे तो 2 9 18 हो गया, और 2 का गुणा आप 3 में करवाएंगे 2 3 6 हो गया, प्लस 5y इक्वल टू 11 होगा। अब इन दोनों में आप देखिए ये माइनस में है ये प्लस में, एक दूसरे को घटा देते हैं, चिन्ह उसका लगाते हैं जिसका मान अधिक होता है। 6 का मान अधिक था इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस वाई, 18 माइनस वाई इक्वल टू 11 हो गया। 18 इधर प्लस में था इधर गया तो माइनस में। ठीक भैया, समझ में आ रहा है ना योद्धाओं? यहाँ पे देखिए आप माइनस वाई हो गया इक्वल टू 11 माइनस 18 हो गया। अब आप देखिए 18 यहाँ पे प्लस में था भैया, इधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि वी नो दैट अगर वैल्यू जो होती है LHS से RHS में जाती है तो बदल जाती है, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए माइनस में था और यहाँ पे 11 माइनस 18 होगा। अब 18 में से 11 तो हम घटा दिए लेकिन चिन्ह माइनस का लगा, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू आपकी आ गई 7। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं। y का मान जब हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या पता चलता है हमको कि यहाँ पे 3 और y एक दूसरे से मल्टीपल में है, गुणे में है, तो यहाँ पे हम x प्लस 3 इंटू 7 लिख देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुणे में था, तो 7 त्रिका 21 हो गया, तो x प्लस 21 इज इक्वल टू 9 हो गया आपका। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 21, 9 माइनस 21। क्यों? चूंकि इधर प्लस में था इधर गया तो माइनस में, तो 9 माइनस 21 जब आप घटाते हैं तो माइनस 12 मिल जाता है। तब आप देखिए आपको वैल्यू क्या क्या मिल गई, x की वैल्यू आपको मिल गई -12 और y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 7। तो ये आपका
दो चर में रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं उनको प्रतिस्थापन विधि में हल करने का उदाहरण हो गया। आपको आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भैया एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। एक और उदाहरण देखिए 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। यह आपको एक सवाल दिया गया है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि हल कीजिए, अर्थात x की और y की वैल्यू निकालिए। तो वही काम सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक भैया, अब समीकरण 1 ले लीजिए, आप चाहे 2 ले लीजिए। चलिए हम लोग सबसे पहले 2 लेते, छोटा हमको 2 दिख रहा है ना, तो चलिए समीकरण 2 से समीकरण 2 हम लोग ले लेते हैं। तो 2 से आप देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोगों को किसी एक की वैल्यू को उधर भेजना रहता है, या तो आप x के पदों में तोड़ लीजिए या आपको y के पदों में कर लीजिए, ठीक है, जिसमें भी आपकी इच्छा हो। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग अगर x के पदों में तोड़ते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा भैया -1 और प्लस y, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये आपका प्लस में ही रह गया और ये आपका माइनस में हो गया, ठीक। अब इसको समीकरण हम लोग मान करके छोड़ देते हैं, 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 से 1 में मान रखवा देंगे। x का मान समीकरण 3 से 1 में रखने पर, ठीक भैया, रखने पर, चूंकि हम लोग 2 से वैल्यू निकाले हुए इसलिए 1 में रखेंगे। अब 1 में अगर हम लोग x की वैल्यू रखते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 3x है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे 3, और x के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है y -1, ठीक है, माइनस क्या है बेटा 7y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आप देखिए पूरे में आपको सिर्फ y के पदों में ही दिख रहा है, ठीक। अब हम लोग अगला क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अंदर में गुणा करवा लेते हैं, 3 इंटू, अब आप जब गुणा करवाएंगे 3 का y में तो 3y हो जाएगा, -3 का 1 में करवाएंगे तो 3 हो जाएगा, -7y इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। अब आइए इधर देख लेते हैं, ठीक भैया। अब देखिए आप 3y है और यहाँ पे 7y है, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में, ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस में, तो प्लस माइनस को क्या करेंगे भैया घटा देते हैं ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4y, ठीक है, और -3 इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत, -4y और -3 इज इक्वल टू 1। आप देखिए 7 में से हम 3 घटा दिए तो 4 बचा, लेकिन 7 के सामने चिन्ह था माइनस का, इसलिए लगा दिया गया माइनस, और यहाँ पे -3 पहले से बचा रह जाएगा, ठीक। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, -4y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3, ये इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 + 3। अगला देखिए आप फिर क्या आ जाएगा, -4y इज इक्वल टू, इधर भी 4 हो जाएगा, आप इधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू 4/4 माइनस में, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया भैया -1, y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया -1। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, जहां आपकी इच्छा है। चलिए 2 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक भैया। अगर आप 2 में रखते हैं तो देखिए यहाँ पे होगा x और यहाँ पे ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर के कितना हो गया भैया प्लस, इज इक्वल टू -1, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 और -1, ये इधर प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हो गया आपके -2, x इक्वल टू -2। चूंकि हम जानते हैं कि माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं और चिन्ह माइनस का लगाते हैं, अर्थात -5 और -5 मिलकर के -10 होंगे, -3 और -2 मिलकर के -5 होंगे, माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं और चिन्ह माइनस का लगाते हैं। चलिए तो आप देखिए -1 और -1 मिलकर के हो गया -2, x इक्वल टू -2। अब आप देखिए दोनों की वैल्यू आपको निकल गई, आपकी x की वैल्यू भी मिल गई और आपको y की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ गया होगा ना बढ़िया से। ये आपके प्रतिस्थापन विधि से 2 उदाहरण थे।
सो गाइस, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी जो सेकंड विधि है, विलोपन विधि है, उसको हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।